Hello learners. In this video we'll be covering active voice and passive voice for the remaining tenses. In part 1 I have already explained you what is the difference between active voice and passive voice, and we have already discussed how to convert a sentence from active voice to passive voice in indefinite tense. In this video I'll be discussing continuous tense, perfect tense and perfect continuous tense. Again, the mode of explanation is bilingual. That means I'll be speaking in both Hindi and English. So let's start. Now first we'll discuss present continuous tense. इससे पहले की वीडियो में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का डिफरेंस क्या है. उन्हीं चीज़ों को याद रखते हुए हम यहाँ पे भी देखेंगे. सो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आपको क्या बताता है? प्रेजेंट में कोई काम हो रहा है, चल रहा है. इट टेल्स अबाउट द कंटिन्यूटी ऑफ द वर्क एट प्रेजेंट. हाउ अ सेंटेंस इज कंस्ट्रक्टेड इन एक्टिव वॉइस. एक्टिव वॉइस में सेंटेंस कैसे बनता है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. Now continuous tense is the easiest tense. I think most of the students they are able to make sentences in continuous tense. ज़्यादातर स्टूडेंट्स continuous tense क्योंकि सबसे easy लगता है, सभी इस पे sentences बना लेते हैं. जैसे let's take some example. I am reading a book. मैं किताब पढ़ रही हूँ. I am reading a book. So कौन पढ़ रहा है? मैं. Doer. I के साथ क्या लगेगा? am. Reading. ing फॉर्म आ गई रीड की. a book क्या है? अफेक्टेड थिंग. तुम उन्हें डिस्टर्ब कर रहे हो. यू आर डिस्टर्बिंग देम. कौन कर रहा है डिस्टर्ब? यू आर डिस्टर्बिंग वर्ब हो गया. देम क्या हो गया? अफेक्टेड पर्सन. वह मुझे कॉल कर रही है या वह मुझे बुला रहा है. मान लीजिए सेंस में बोला है शी इज कॉलिंग मी. बुला रही है. ठीक, कौन बुला रहा है? शी. मी क्या हो गया? अफेक्टेड पर्सन. अब देखते हैं कि इसका एक्टिव वॉइस से जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या ध्यान रखेंगे. सब्जेक्ट की जगह पे अगेन अब क्या आएगा? अफेक्टेड पर्सन और अफेक्टेड थिंग. जो सेंटेंस में इज एम आर है वो वैसा ही रहेगा, लेकिन अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर में चेंजेस हो सकते हैं. बाकी उसकी जगह वही रहेगी. या तो इज आएगा या तो एम आएगा या आर आएगा, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट. Now next I told you in the previous video that we need to take help of be. हमें be की फॉर्म्स की मदद लेनी होती है. तो आप कौन सी फॉर्म लेंगे be की? कैसे याद रखेंगे? सिंपल सा, मैंने उधर भी आपको एक फॉर्मूला बताया था. ध्यान रखना है जिस में आपकी मेन वर्ब है, जिस फॉर्म में आपकी मेन वर्ब है. यहाँ मेन वर्ब किस में है? ing में है. तो be की भी आप क्या फॉर्म ले लीजिए? ing फॉर्म. be की ing फॉर्म क्या है? being. ठीक. और वर्ब खुद किस में चेंज हो जाएगी? मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में. और फिर आपको ऑब्जेक्ट और जो भी डूअर है वो आ जाएगा. तो आई एम रीडिंग अ बुक का क्या हो जाएगा? अफेक्टेड थिंग है बुक. आगे आ गई अ बुक. अ बुक. अब देखिए आई के साथ तो एम लगा था, पर बुक के साथ क्या लगेगा? इज. अ बुक इज बीइंग रेड बाय मी. ठीक. रीड की थर्ड फॉर्म मैंने अभी आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि रीड की थर्ड फॉर्म रेड होती है, लेकिन उसकी स्पेलिंग READ रहेगी रीड की. ठीक. अ बुक इज बीइंग रेड बाय मी मतलब मेरे द्वारा किताब पढ़ी जा रही है. यू आर डिस्टर्बिंग देम. तो देम का देम जब आगे आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? दे. दे के साथ आर. ठीक है. दे आर बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय यू. सॉरी, यहाँ पे मैंने मी लिख दिया है गलती से. मिस्टेकनली आई हैव टाइप्ड मी, बट आप इसे सही कर लेंगे. दे आर बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय यू. ठीक. अगर इस सेंटेंस में यू आर डिस्टर्बिंग देम की जगह आई एम डिस्टर्बिंग देम होता, आई एम डिस्टर्बिंग देम, तो यही सेंटेंस बनता दे आर बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय मी. और यू है तो क्या होगा? दे आर बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय यू. यू जो है सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों में ही यू रहता है, तो इसलिए यू रहता है. देन शी इज कॉलिंग मी. शी इज कॉलिंग मी. तो मी आगे आ गया. आई के साथ क्या लगेगा? इस तो नहीं लगेगा. आई के साथ क्या लगेगा? आई एम बीइंग कॉल्ड बाय. शी जब पीछे आएगा तो क्या आ जाएगा? हर. आई एम बीइंग कॉल्ड बाय हर.
मुझे उसके द्वारा बुलाया जा रहा है। सो कंटिन्यूअस टेंस में क्या ध्यान रखना है, इज एम आर तो अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन हाँ उसमें जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको उसको चेंज करना पड़ सकता है कि इज आएगा या एम आएगा या आर आएगा। फिर आप लगाएंगे बी की आईएनजी फॉर्म बीइंग, और जो खुद मेन वर्ब थी वो बदल जाएगी थर्ड फॉर्म में, और फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट। इन द सेम वे सेंटेंस इन पास्ट कंटिन्यूअस इज ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड। इसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस में भी होता है। जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर, सिंगुलर के साथ वॉज, प्लूरल के साथ वर, प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लोग पेड़ काट रहे थे, पीपल वर कटिंग ट्रीज। पीपल प्लूरल है तो वर आ गया, कट की आईएनजी फॉर्म कटिंग, ट्रीज क्या है अफेक्टेड थिंग। वो मुझे परेशान कर रहा था, ही वॉज अनोइंग मी। अब देख लेते हैं पैसिव में। सो सब्जेक्ट की जगह पे फिर अफेक्टेड पर्सन या अफेक्टेड थिंग, देन वॉज और वर अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन हाँ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर या प्लूरल के हिसाब से आप उसमें चेंज करेंगे। फिर से बी की ही हेल्प लेनी है, तो जैसे हमने प्रेजेंट में बी की आईएनजी फॉर्म लगाई है तो आप यहाँ पे भी बी की आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, क्योंकि जो यहाँ पे आप देख लीजिए क्या है, फर्स्ट एक्टिव में क्या है वर्ब आईएनजी फॉर्म है, मेन वर्ब तो बस बी की आईएनजी फॉर्म, और जो खुद मेन वर्ब है वो किस में बदल गई थर्ड फॉर्म में, और ऑब्जेक्ट। तो लोगों के द्वारा पेड़ काटे जा रहे थे, ट्रीज, अब ट्रीज तो प्लूरल है तो ट्रीज के साथ वर, ट्रीज वर बीइंग कट बाय पीपल, कट की थर्ड फॉर्म कट। ही वॉज अनोइंग मी का मी आ गया, आई वॉज बीइंग अनॉयड बाय हिम। सो दिस इज हाउ वी make a sentence in passive voice in past continuous tense. Next is future continuous tense. Now in most of the grammar books it is said that a sentence is not converted from active voice to passive voice in future continuous tense. ज़्यादातर जो आपकी ग्रामर की बुक्स होती हैं उनमें ये लिखा होता है कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का पैसिव नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है और क्या बन सकता है, इसको एक बार देखते हैं। पहले बात करते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस की जो कंस्ट्रक्शन होगी एक्टिव वॉइस में वो क्या होगी, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्योंकि कंटिन्यूटी दिखानी है, कंटिन्यूटी दिखाने के लिए भी बी की फॉर्म की हेल्प ली जाती है। जैसे इज एम आर वॉज वर लगाया था वो सब किसकी फॉर्म थी, कंटिन्यूस टेंस की। कंटिन्यूस टेंस अपने आप में ही बी की फॉर्म्स की हेल्प लेता है, तो फ्यूचर में भी हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, बी की फॉर्म। पहले एक्टिव वॉइस की बात कर रही हूँ मैं, तो सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हम लीडर इलेक्ट कर रहे होंगे, हम अपना नेता चुन रहे होंगे, हम नेता चुन रहे होंगे। वी शैल बी इलेक्टिंग अ लीडर, रहे होंगे वाले जो सेंटेंस मतलब फ्यूचर में काम हो रहा होगा। इट टेल्स अबाउट द कंटिन्यूटी ऑफ वर्क इन फ्यूचर। सो वी के साथ आता है शैल, बी इलेक्टिंग अ लीडर। अब बुक्स में क्यों लिखा होता है कि इसका पैसिव नहीं बनता, क्योंकि देखिए बी के बाद अगर हम बीइंग लगा देंगे, देखिए इसमें क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस बी, जो बी अपनी जगह वो वहाँ से नहीं हटेगा, भी वो पहले से ही कंटिन्यूस टेंस में है, फ्यूचर कंटिन्यूस के एक्टिव में है, वो अपनी जगह रहेगा। जो मेन वर्ब थी वो बदल जाती है थर्ड फॉर्म में, और यहाँ हमें लगाना था, जहाँ मैंने अभी गेटिंग लगाया, यहाँ क्या लगाना था, बीइंग। तो वो बोलने में अजीब सा लगता है, ठीक, शैल बी बीइंग, इसलिए कहा जाता है कि पैसिव नहीं बनता है, लेकिन पैसिव बन सकता है। कैसे बन सकता है, विद द हेल्प ऑफ गेटिंग। गेट का मतलब एक होता है मेन वर्ब की तरह कुछ पाना, लेकिन गेट आपका हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज़ होता है। तो यहाँ पे बीइंग ना लगा के आप किससे बना सकते हैं सेंटेंस, गेटिंग से। अब क्यों आप ऐसा कर रहे हैं, क्या ज़रूरत है, जब बुक्स में दिया ही है कि एक्टिव से पैसिव नहीं होता है, और हो सकता है आपको एग्जाम्स में ये सेंटेंस आए भी ना।
लेकिन अगर आप बोलने की बात करें, मैंने आपको शुरू में फर्स्ट वीडियो में बताया था कि पैसिव वॉइस का मतलब केवल ये नहीं है कि आपने अफेक्टेड पर्सन अफेक्टेड थिंग सब्जेक्ट की जगह पर आ गया और डूअर जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह आ गया, यही केवल पैसिव नहीं है। पैसिव सेंटेंस वो भी होता है जहाँ पर आपको ये पता ही नहीं है कि डूअर कौन है, या फिर वो सेंटेंस में मेंशन है ही नहीं। अगर मान लीजिए सेंटेंस में केवल इतना है, नेता चुना जा रहा होगा, एक लीडर चुना जा रहा होगा, तो कौन चुन रहा होगा, कौन इलेक्ट कर रहा होगा, पता नहीं, मेंशन नहीं है। कोई कर तो रहा होगा लेकिन कौन कर रहा होगा ये पता नहीं फ्यूचर में। तो ये सेंटेंस भी तो अपने आप में पैसिव है। जिस सेंटेंस में आपको डूअर मेंशन ही नहीं है वो सेंटेंस अपने आप में पैसिव है। और अगर उसको आपको इंग्लिश में बोलना पड़े तो क्या आप इंग्लिश में नहीं बोलेंगे? आप कहेंगे नहीं नहीं इसका पैसिव नहीं होता, मैं इंग्लिश नहीं बोलूँगा। डेफिनेटली आपको उसका पैसिव बनाना पड़ेगा। उस केस में आप किससे बनाएंगे? गेटिंग की हेल्प से। तो कैसे बन जाएगा सेंटेंस यहाँ पे? अ लीडर, अब देखिए वी था तो शेल था, लेकिन अ लीडर के साथ क्या लगेगा? विल। बी अपनी जगह पे रहेगा, विल बी। अब जहाँ हम बीइंग लगा रहे थे वहाँ क्या लगा देंगे? गेटिंग। वर्ब की मेन वर्ब बदल जाएगी थर्ड फॉर्म में, अ लीडर विल बी गेटिंग इलेक्टेड बाय अस। या सिंपली अगर बिना डूअर वाला सब्जेक्ट सेंटेंस है, कल एक लीडर चुना जा रहा होगा, अ लीडर विल बी गेटिंग इलेक्टेड टुमारो। सो हम देखते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में भी पैसिव सेंटेंस बन सकता है, पैसिव वॉइस में सेंटेंस बन सकता है विद द हेल्प ऑफ गेटिंग। नाउ नेक्स्ट इज परफेक्ट टेंस एंड वी स्टार्ट विद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस आपको क्या बताता है? प्रेजेंट परफेक्ट आपको बताता है ये भी आपको दिखाता है कि काम हो गया है, बट इट यूजुअली शोज रीसेंट पास्ट। ठीक, ये आपको रीसेंट पास्ट दिखाता है कि काम अभी अभी हुआ है, कुछ समय पहले ही हुआ है। ठीक, ऐसा कोई एक्शन जो काम पास्ट में हुआ है और उसका असर अभी तक है, वो दिखाता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो एक्टिव वॉइस में इसकी कंस्ट्रक्शन होती है सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सिंगुलर के साथ हैज़, प्लूरल के साथ हैव एंड देन थर्ड फॉर्म। मैंने यह काम कर लिया है, आई हैव डन दिस वर्क। आई और यू के साथ हैव आता है, एक्सेप्शनल केस होते हैं। उन्होंने उसे पीटा है, दे हैव पीट दिया है, दे हैव बीटन हिम। ठीक, अब आते हैं पैसिव वॉइस में, तो वही रूल वही रहेगा, अफेक्टेड पर्सन या अफेक्टेड थिंग आगे आ गया। हैज़ और हैव अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है आपको उसे चेंज करना होगा। अब अगेन बी की हेल्प लेनी है, तो बी की कौन सी हेल्प लेंगे, कौन सी वर्ब लेंगे? यहाँ मेन वर्ब किस में थी? थर्ड फॉर्म में थी, तो यहाँ पे भी बी की आप क्या लगा दीजिए? थर्ड फॉर्म। और यहाँ तो पहले से ही मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में, तो वो वैसे ही रहेगी, प्लस ऑब्जेक्ट और डूअर। सो आई हैव डन दिस वर्क का पैसिव क्या हो गया? दिस वर्क अब आई के साथ तो हैव था, पर दिस वर्क के साथ क्या आएगा? हैज़ बीन डन बाय मी। दे हैव बीटन हिम का ही हैज़ बीन बीटन बाय, दे पीछे चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट की जगह पे बाय देम, ही हैज़ बीन बीटन बाय देम। इसी तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस का भी सेंटेंस बनेगा। अच्छा, पास्ट परफेक्ट टेंस आपको क्या दिखाता है कि कोई काम पास्ट में हुआ और उससे भी पहले जो काम हो चुका था। जनरली जैसे कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में भी पास्ट का भी पास्ट। मान लीजिए दो चीज़ें हुई, दो काम हुए पास्ट में, या कोई पॉइंट ऑफ टाइम है पास्ट का, उससे भी पहले कुछ हो चुका था, वो कहलाता है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में वो सेंटेंस बनेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाती हूँ। एक्टिव वॉइस में है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सिंगुलर हो प्लूरल हो सबके साथ हैड लगाएंगे। मैंने यह काम 9 बजे से पहले कर लिया था, या मैं ये काम 9 बजे से पहले कर चुका था। तो आप मान लीजिए कि अभी 10 बज रहे हैं और आप बोल रहे हैं ये काम मैं 9 बजे से पहले कर चुका था, तो 9 पास्ट में बजा, 9 o'clock आपके लिए जो पॉइंट ऑफ टाइम है वो क्या है? पास्ट है, और वो काम आपने उससे भी पहले कर लिया था, तो ये क्या हो गया? पास्ट का भी पास्ट।
आई हैड डन दिस वर्क बिफोर 9 PM। ठीक, देन उन्होंने मुझे तुमसे पहले बुला लिया था या वह मुझे तुमसे पहले बुला चुके थे। दे मतलब तुमने मुझे बुलाया पास्ट में, और वो मुझे उससे भी पहले बुला चुके थे, मतलब पास्ट का भी पास्ट। दे हैड कॉल्ड मी बिफोर यू। अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट बनाया था उसी तरह से आपका पास्ट परफेक्ट में भी सब्जेक्ट प्लस हैड, हैड के बाद लगाएंगे बीन, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और डूअर। सो दिस, अब देखिए यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, दिस, वर्क और बिफोर 9 PM। आप क्या सबको ले आएंगे सब्जेक्ट की जगह पे पैसिव बनाते समय? नहीं। अब बिफोर 9 PM को नहीं किया आपने, किसको किया काम? काम, दिस वर्क। अफेक्टेड थिंग क्या है? दिस वर्क। तो ये जो एक गलती जो मैं बार बार बता रही हूँ कि स्टूडेंट्स जो ऐसे याद कर लेते हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, तो ये गलती क्यों होती है? क्योंकि आप पूरा ऑब्जेक्ट ही उठा के सब्जेक्ट की जगह पे ले आते हैं, जबकि पूरा ऑब्जेक्ट नहीं लाना है। ऑब्जेक्ट में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको केवल क्या लाना है? या तो अफेक्टेड थिंग या फिर अफेक्टेड पर्सन। ठीक, सो यहाँ पे हमारा क्या है? अफेक्टेड थिंग है दिस वर्क। तो अब दिस वर्क को आगे लेंगे, दिस वर्क हैड बीन डन बाय मी बिफोर 9 PM। हमेशा जो टाइम जो दिया होता है सेंटेंस में कुछ भी, तो आप उसको बाद में रखिए। देन दे हैड कॉल्ड मी बिफोर यू, तो बिफोर यू को आगे ले आएंगे क्या? किसको बुलाया? मी। अफेक्टेड पर्सन कौन है? मी। यहाँ आप कहेंगे यू भी तो है, यू अफेक्टेड पर्सन नहीं है। बुलाने का असर किस व्यक्ति पे हुआ? मी पर। प्रभावित व्यक्ति कौन है? मैं, मुझे। ठीक, तो मी जब आगे आ गया तो आई हैड बीन कॉल्ड बाय, दे पीछे आएगा बाय देम बिफोर यू। एंड नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी आपको करना है। फ्यूचर परफेक्ट के टेंस क्या दिखाता है? फ्यूचर किसी पॉइंट ऑफ टाइम से पहले कुछ हो चुका होगा। ठीक, सो सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव। मैंने अभी आपको बताया था विल और शैल के बाद हमेशा क्या आती है? बेस फॉर्म आती है। तो यहाँ पे हैज़ या हैव, हैड, हैविंग में से क्या आएगा? हैव, क्योंकि हैज़, हैव, हैड, हैड, हैविंग की जो बेस फॉर्म है वो है हैव। तो ही हो, शी हो, आई हो, यू हो, वी हो, सब्जेक्ट कुछ भी हो, विल शैल के बाद आप क्या लगाएंगे? हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मैं ये काम शाम तक कर चुका हूँगा। आई शैल हैव डन दिस वर्क बाय द इवनिंग, मतलब शाम होने से पहले पहले ये काम हो चुका होगा। वह यह मशीन 5 बजे से पहले ठीक कर चुका होगा। ही विल हैव रिपेयर्ड दिस मशीन बाय 5 PM। पैसिव में क्या करना है? अगेन सब्जेक्ट की जगह पे अफेक्टेड पर्सन या अफेक्टेड थिंग। यहाँ पे जो डूअर है ये ऑब्जेक्ट के बाद जो बाय डूअर है वो आ गया है। ठीक है, तो ये इस सब्जेक्ट की जगह डूअर नहीं है, क्या है? अफेक्टेड पर्सन या अफेक्टेड थिंग प्लस विल और शैल। विल और शैल में वही ध्यान रखेंगे कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल लगना है, शैल लगेगा। देन हैव अपनी जगह रहेगा। बी की फॉर्म की हेल्प लेनी है तो किसकी हेल्प लेंगे? फिर से बीन थर्ड फॉर्म की, और मेन वर्ब तो पहले से ही थर्ड फॉर्म में है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय डूअर। सो आई शैल हैव डन दिस वर्क बाय द इवनिंग का क्या आएगा? बाय द इवनिंग को कर चुका हूँगा या इस काम को कर चुका हूँगा? अफेक्टेड थिंग क्या है? यह है काम। ठीक, तो बाय द इवनिंग नहीं आएगा, सब्जेक्ट की जगह पे क्या आएगा? दिस वर्क। अब वर्क के साथ शैल नहीं आएगा, दिस वर्क के साथ क्या आएगा? विल हैव बीन डन बाय मी बाय द इवनिंग। इसी तरह से दिस मशीन विल हैव बीन repaired by him by 5 PM. So here we have seen how to construct a passive voice sentence in future perfect tense. तो इस वीडियो में अब तक हमने देखा कंटिन्यूअस टेंस और परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को आप कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं या कैसे बनाते हैं। अब लास्ट आ जाते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, जिसमें अगेन आप बुक्स में देखेंगे कि लिखा होता है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? जैसे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस में हमने देखा था कि बी पहले से था, बी, तो
तो वहाँ बीइंग लगाने में, बोलने में अजीब सा होता है, वो नहीं बोला जाता है, इसलिए वो नहीं बनाया जाता है। ठीक इसी तरह से यहाँ पे पैसिव जो सेंटेंस होता है इसमें आपका, सॉरी बी मैं लिखना यहाँ भूल गई हूँ। ठीक जो एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बी की फॉर्म दैट मीन्स बीन प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है। प्लीज़ इसको करेक्ट कर लेंगे। एक्टिव वॉइस की कंस्ट्रक्शन परफेक्ट कंटिन्यूअस की क्या होती है? सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे, और ये क्या दिखाता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या दिखाता है? कोई काम अभी तक हो भी चुका है और आगे भी चल रहा है, मतलब परफेक्शन, मतलब काम का पूरा हो जाना और फिर उसका कंटिन्यूअस रहना। जो हिंदी के जनरली सेंटेंसेस हम ऐसे पहचानते हैं कि कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस में जब टाइम रेंज आ जाती है। सिंपल सेंटेंस है, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टडिंग। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, दैट मीन्स 2 घंटे ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ और आगे भी पढ़ रहा हूँ। दैट मीन्स इतनी देर काम हो भी चुका है, मतलब कंप्लीट भी हो चुका है पढ़ने का काम और आगे काम चल भी रहा है। सो इसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है एक्टिव वॉइस में वो होती है सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैम हमें 2 दिन से पढ़ा रही हैं। मैम हैज़ बीन टीचिंग अस फॉर 2 days। ठीक, तो मैम के साथ हैज़ आ गया, फिर बीन, देन आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट में आपका अफेक्टेड पर्सन अस और फॉर 2 days। अब पैसिव क्यों नहीं बनता है इसका, जो मैं बात कर रही थी, क्योंकि सेंटेंस से पहले से बीन होता है, हैज़ हैव प्लस बीन पहले से होता है, तो वहाँ अगर बीइंग बोलेंगे तो वो सुनने में अजीब सा होता है, इसीलिए उसको पैसिव नहीं बनाते हैं। लेकिन क्या पैसिव बन ही नहीं सकता है? नहीं, पैसिव बन सकता है विद द हेल्प ऑफ गेटिंग। गेटिंग की मदद से आप फिर से पैसिव बना सकते हैं। अब क्यों बनाएं पैसिव? तो देखिए, अगर आपको एग्ज़ाम्स में, अगर रिटन एग्ज़ाम्स में आपको नहीं आ रहा है परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव बनाने का, तो आपको करने की भी तो ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आप स्पोकन इंग्लिश की बात करते हैं, आपको बोलना है, हमें 2 दिन से पढ़ाया जा रहा है, तो क्या आप इसको पैसिव में नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। कौन पढ़ा रहा है? पता नहीं। अब सब्जेक्ट हमारा कौन है? अफेक्टेड पर्सन। हमें पता ही नहीं कि डूअर है कौन, तो ये सेंटेंस तो आपको बोलना ही पड़ेगा पैसिव में। तो कैसे बोलेंगे या कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे? विद द हेल्प ऑफ गेट। तो जैसे हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस में गेट की हेल्प ली थी, इसी तरह से हम परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी ले सकते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस बीन अपनी जगह रहा। अब मेन वर्ब आईएनजी में थी, तो यहाँ पे भी गेट की कौन सी वर्ब ली? आईएनजी फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय डूअर। तो हमें 2 दिन से मैम के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, या ठीक, वी हैव बीन गेटिंग टॉट बाय मैम फॉर 2 days। या फिर अगर हमें केवल इतना कहना है, हमें 2 दिन से पढ़ाया जा रहा है, वी हैव बीन गेटिंग टॉट फॉर 2 days। सो परफेक्ट कंटिन्यूअस के मैंने केवल आपको प्रेजेंट का इसमें एग्जाम्पल दिया है, इसको और मैंने एग्जाम्पल नहीं दिया। इसी तरह से इसका पास्ट भी हो जाएगा, हैज़ हैव की जगह हैड लग जाएगा और फ्यूचर में विल हैव हो जाता है। इतना ही मैंने इसमें समझा है। सो ओवरऑल वी हैव डन पैसिव वॉइस ऑफ ऑल टेंसेस। सो वी नीड टू रिमेंबर दैट, or the points to remember in when we convert a sentence from active voice to passive voice are that, number 1, when doer comes at the place of subject, that sentence is known as sentence in active voice। जब कर्ता, काम करने वाला सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो वो सेंटेंस कहलाता है आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। जब अफेक्टेड पर्सन या अफेक्टेड थिंग, इफ दे कम एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड डूअर गोज एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वो सेंटेंस आपका कहलाता है पैसिव वॉइस का। और ऐसा सेंटेंस भी जहाँ पे डूअर है ही नहीं, सो अफेक्टेड पर्सन एंड अफेक्टेड थिंग, दे कम, एनी वन ऑफ देम, इट कम्स एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। या तो अफेक्टेड थिंग या अफेक्टेड पर्सन जो भी होगा वो अब आपका
सब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो वो सेंटेंस भी क्या है आपका पैसिव वॉइस का है। और फाइनली आपको याद रखना है कि पैसिव वॉइस बनाते हुए हमें बी की फॉर्म्स की हेल्प लेनी होती है, जो मैंने आपको समझा दिया है कि किस तरह से आप बी की कौन सी फॉर्म की हेल्प लेंगे। सो आई होप दैट you have understood like how to convert a sentence from active voice into passive voice. Thank you for watching the video. Have a nice time all of you.